गुड मॉर्निंग हिजम सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। जेपी अशोक साहब, थैंक यू। शकील सलमानी साहब, थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार। विकास पासवान जी, जय भीम सर। जय भीम साथियों। थोड़ा सा वेट कर लेंगे साथियों, धीरे धीरे जो और साथी हैं वो सारे जुड़ जाएं। उसके बाद जिस विषय के लिए मैंने परसों आप सभी साथियों को सूचना दी थी, कहा था कि उसके विषय में मैं परसों आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। जय भीम सर, जय भीम सर। सिंघानिया साहब, मनीष बौद्ध जी, जय भीम। तो उसी विषय पर आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और इस विषय को हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो रिजर्वेशन की बात है आखिर ये है क्या। बहुत से लोगों को इसके विषय में पता ही नहीं है कि सच क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जय भीम सिंह साहब, आरपी सिंह साहब। मनीष जी, ओबीसी को भी देंगे, सभी को बताएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन तो ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए है। तो उनको भी बताएंगे और लगातार बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं और कुछ लोगों की समझ में आ भी रहा है। जैसे यादव समाज के कई भाई हैं जिनको समझ में आ गई है चीज़ें कि आखिर दिक्कत कहाँ से है। राज सैफी साहब, जयंत टी गोस्वामी साहब, नमस्कार सर। तो लगातार कोशिश है बताने की, समझाने की। कम से कम हम सब लोग जो सच्चाई है उसको समझें। जो चीज़ें हैं जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं तो कम से कम उसके विषय में पता तो होनी चाहिए हमें, कि ऐसा नहीं हो कि हम चर्चा तो कर रहे हैं और जानते उसकी हम एबीसीडी भी नहीं है। और हो यही रहा है कि रिजर्वेशन पे लोग हल्ला बहुत मचा रहे हैं। रिजर्वेशन को खत्म करने की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और लगभग खत्म ही कर दिया है। वो सारे काम कर रही है और रिजर्वेशन के अगेंस्ट में भी मोर्चे बन रहे हैं। सरकार उन मोर्चों को लगातार समर्थन भी दे रही है, उनको सहयोग भी कर रही है। न तो वो मोर्चे वाले जानते हैं और न बाकी और लोग जानते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग नहीं जानते कि ये सब जो है आखिर ये क्यों है। ये रिजर्वेशन भी अगर है तो क्यों है, किस लिए हुआ, क्या कहानी है, क्या इसके प्रावधान है, संविधान में कौन सी इसकी वो है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है, और क्या क्या है हकीकत में। तो ये सारी चीज़ अगर हम जान लें और एक बार जानने के बाद में फिर उस पर चर्चा करें तो मैं समझता हूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश है। राजकुमार जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मितन कुमार जी, जय भीम। उमेश जिनलिया जी, महबूब अली साहब, पप्पू कुमार जी, कोशिश कर रहे हैं पप्पू जी समाज को जगाने की, देखते हैं क्या होता है। जगदीश भाटी जी गंगा सागर से हैं, जय संविधान सर, जय संविधान सर। मितन कुमार से जय भीम सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप धीरे धीरे साथी जुड़ रहे हैं। वो चीज़ें हैं मनीष जी, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, समझना पड़ेगा। चीज़ों को तरीके से समझेंगे और सही समय पे जिस समय जो बात कहनी है, जो करनी है, अगर उस तरह से कहेंगे और करेंगे तो ही शायद उसका सही लाभ होगा। और अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी करेंगे, कहेंगे, तो लाभ की बजाय नुकसान हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना। मेरा आप साथियों से निवेदन है कि आप सारे साथी को शेयर भी करते रहिए। इसमें शेयर का भी प्रोविज़न होता है। तो आप अपने ग्रुप में जो जिन जिन ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जिन साथियों से जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें
शेयर करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। राजेश कुमार जी हैं, मोहम्मद वसीम साहब हैं, हरीश सागर साहब हैं, विजय सिंह जी भी हैं। जी, मेरठ से हैं मितन कुमार जी। देखिए, कोशिश की जा रही है मितन जी, हम लोग लगातार जगाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि लोग जाग भी रहे हैं, लोग समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ईमानदारी से अगर कोई काम करेगा तो साथ देंगे। गौरव गौतम जी, राज चंद्रकांत जी, राजेश कुमार जी, दुर्गेश सबले साहब, शहनवाज कुरैशी भाई जी, सभी लोग, विजय सिंह जी, नगेंद्र कुमार पटेल जी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे साथी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब सारे साथी जुड़ जाएं उसके बाद में मैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि हम लोग चर्चा करते हैं लेकिन हमें पता कुछ नहीं होता कि किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या उसके संवैधानिक प्रावधान हैं, क्या उसके कानूनी पहलू हैं, क्या उसकी सामाजिक परिस्थितियां हैं, किस लिए ये सब कुछ किया गया, क्यों जारी रखा जा रहा है। मतलब ये हम चीज जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि ये कहानी क्या है। हकीकत में ये सारी चीजें जो जान जाता है फिर वो बेकार की बातें नहीं करता, वो समझ की बात करता। उदय सिंह साहब जुड़ गए हैं, विक्रम भैया जी भी जुड़ गए हैं। विक्रम जी भी बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम जी, जय भीम। उदय सिंह साहब, जय भीम साहब। तो वो जानना हमें बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन को ऐसा लेके चलते हैं कि जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हैं वो बिना सोचे बिना समझे उसके विरोध की बात करते हैं, जबकि मैं ये मानता हूं कि अगर वो ढंग से समझ लेंगे। सतीश चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल खत्म होगा सर गलत सिस्टम जो है, आप चिंता ना करें। उदयवीर सिंह साहब, शाकिब राजपूत साहब, हाय जी, शाकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू कुमार जी, धर्मेंद्र डोंगरा साहब, धीरे धीरे साथी जुड़ रहे हैं। जी हाँ, आपसे मेरी बात हुई थी, बात करेंगे उस विषय पे भी। मितन कुमार जी, कुमार प्रवीण जी भी, भारत गोडकिया जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, सिद्धार्थ कुमार जी भी जुड़ गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सिद्धार्थ जी। भारत गोडिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सो जब एक बार कोई व्यक्ति जान जाता है, जब समझ जाता है, फिर वो बेकार की बात नहीं करता है। क्योंकि देखिए, ये देश सभी का है, इस देश में हम सभी को रहना है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भगा दिया जाएगा, ना हमें कोई भगा सकता है, ना हम किसी को भगा सकते हैं, ना ही भगाने का कोई मतलब है। सो यहाँ अगर प्यार से रहें, नफरत से छोड़कर एक दूसरे से मोहब्बत करके अगर हम रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। शायद उसी में हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग देते हुए तरक्की कर सकते हैं। अन्यथा तो ये चीज़ें संभव नहीं है। अगर मैं किसी को दुश्मन मानूं या कोई मुझे दुश्मन माने तो इसी में सारी जिंदगी निकल जाएगी। आप ये मानते रहिए, करते रहिए, हकीकत जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सब रह जाएंगी, बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि हमें बहुत समझदारी से काम लेना है। देखिए साथियों, धीरे धीरे और साथी और जुड़ जाएं तो मैं फिर बात, जो मुख्य बात है उसको शुरू करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बात है वो रह जाए और फिर लोग उसको थोड़ा सा कहें कि साहब आधी सी ही बात समझ में आई, क्या से शुरू की थी क्या नहीं थी। इसलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और आप सबका भी मैं धन्यवाद अदा कर रहा हूँ कि आप सारे के सारे साथी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू। इलियास कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगन यक्कू गड़ी डामा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राज सिंघानिया साहब, पप्पू कुमार साहब, फिरोज अहमद साहब, शिवेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथी शिवेंद्र जी एडवोकेट भी हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धीरे धीरे साथी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मैं यही बात मैं कह रहा था कि बहुत ज़रूरी है हम चीज़ों को समझें साथियों।
जी जी जी, आपकी आवाज मितेन जी जरूर एक सही समय पर करेंगे। जी जी साथियों, राजकुमार जी भी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। तो देखिए साथियों, चलिए मैं शुरू करता हूं, धीरे धीरे साथी जुड़ते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, और साथी जुड़ेंगे तो बहुत बढ़िया। देखिए साथियों, रिजर्वेशन के ऊपर बहुत हल्ला मचाया जाता है। रिजर्वेशन को एक तो पहले यह समझना चाहिए कि रिजर्वेशन किसी की दी हुई भीख नहीं है। कोई ये समझता हो कि कोई शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसी को रिजर्वेशन अगर मिल रहा है तो ये किसी की भीख है, ऐसा नहीं है साथियों। ये भीख नहीं है। हकीकत तो यह है कि इस देश में जो भी रहता है, जिस समाज का भी व्यक्ति रहता है, उसकी हिस्सेदारी इस देश के शासन प्रशासन में, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में, इस देश के जो आपका जितना भी तंत्र है उस सब में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो इसलिए जरूरी है ताकि उस समाज के साथ में, उस सोसाइटी के साथ में न्याय हो सके। जिन लोगों का कब्जा रहा हजारों साल से सत्ता पर, शासन पर, उनसे यह उम्मीद करना अब बेकार हो गया। हालांकि यह उम्मीद उनसे की थी कि वो न्याय करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ यह है साथियों कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिनसे यह उम्मीद की गई थी कि वो न्याय करेंगे, लोगों को, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, लोगों को उनका हक देंगे, हकीकत आज 70 साल बाद यह है कि वही लोगों का हक लूट रहे हैं, वही लोगों को खत्म कर रहे हैं, उनके तरक्की के रास्ते सारे बंद किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता पर काबिज हैं। संविधान में प्रावधान किया गया, इसीलिए जो लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, हजारों साल से जिनको दबा कर रखा गया, जिनको हजारों साल से पैर के नीचे रखा गया, जिनको कोई अधिकार नहीं दिए गए, और जब देश आजाद हुआ तो बड़ी मुश्किल से बहुत लोगों के, महापुरुषों के संघर्ष के बाद आजादी मिली। सो दलित समाज को, शोषित पीड़ित समाज को, बैकवर्ड समाज को, इस समाज को भी एक आजादी मिलनी चाहिए थी, इसको भी इसका हक मिलना चाहिए था। लेकिन आजादी सिर्फ कहने के लिए मिली, हक सिर्फ कहने के लिए मिले, हकीकत में आज तक मिला कुछ नहीं उन्हें। जो मिला बड़ी मुश्किल से मिला, वो ना के बराबर है, और अब जो मिला है ना के बराबर भी उसको लगातार छीना जा रहा है। तो रिजर्वेशन के विषय में आप ये समझें कि एक तो ये रिजर्वेशन भीख नहीं है, ये हक है। इस देश में हम लोग रहते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी लोग इस देश में रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व इस देश की शासन व्यवस्था में, प्रशासन में होना जरूरी है। इसलिए ये रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई भीख नहीं है। संविधान में जो रिजर्वेशन है वो दो तरह का रिजर्वेशन है साथियों। लोग इस सब को एक ही समझ लेते हैं, इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह दो तरह का रिजर्वेशन है। एक रिजर्वेशन है जो नौकरियों में है, सर्विसेज में है, और दूसरा रिजर्वेशन है जो लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में एमएलए, एमपीस का जो है रिजर्वेशन, वो एक रिजर्वेशन है। दो तरह से रिजर्वेशन है इस संविधान में। तो एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन किया गया है, वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन किया गया है, वो संविधान के भाग 3 जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में इस रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार जो हमारे शुरू होते हैं, और जितने भी हमारे इस भाग में मूल अधिकार हैं, उन सभी मूल अधिकारों में इसको भी समाहित किया गया है जो नौकरियों में, सर्विसेज में रिजर्वेशन है। अनुच्छेद 16(4)
16(4)A, 16(4)B, इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इसमें जो 16(4) है उसमें कहा गया है कि स्टेट अगर चाहे या राज्य अगर चाहेगा तो वो उन लोगों को जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, प्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से नहीं है, उन लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा करने के लिए, उनको स्थान देने के लिए रिजर्वेशन कर सकेगा, रिजर्वेशन के प्रावधान कर सकेगा और संविधान की कोई बात उसके आड़े नहीं आएगी। इसी तरह से फिर अनुच्छेद 16(4)A में कहा गया है, 16(4)A में शेड्यूल कास्ट के लिए क्या आ गया है, उसमें तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कहा गया है 16(4) में, और अनुच्छेद 16(4)A में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशली कहा गया है। उसमें कहा गया है कि राज्य चाहेगा तो उनके जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए न केवल प्रमोशन में बल्कि उसके अकॉर्डिंगली जो सीनियरिटी है उसमें भी रिजर्वेशन कर सकेगा। ठीक इसी तरह से इसके बाद आगे कहा गया है जो 16(4)B है, उस 16(4)B में कहा गया है कि जो पुराना जितना भी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, उन सबको भी भर सकेगी सरकार चाहेगी तो, कोई भी बात उसमें आड़े नहीं आएगी। और यहां तक भी है कि माना इस साल अगर कोई नौकरियां अगर निकल रही हैं, उन नौकरियों में जो रिजर्व सीट हैं और वैकेंसी भरने के लिए जो पुरानी सीटें हैं वो अगर 50% से ज्यादा हो जाती हैं तो यह बात यहां लागू नहीं होगी। वैकेंसीज को बिल्कुल अलग माना गया है और सरकार को पूरा अधिकार दिया गया है कि सरकार वैकेंसीज भर सकती है, जैसे स्पेशल ड्राइव वगैरह करा के चला के भरते हैं। सो हर तरह से रिजर्वेशन को सुरक्षित किया गया है। पर आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है मूल अधिकारों में है, ये अनुच्छेद 16 मूल अधिकार है, अनुच्छेद 16(4), 16(4)A, 16(4)B ये मूल अधिकार हैं। और ये संविधान में जो संशोधन किए गए, संविधान में 77वां संशोधन, 85वां संशोधन, 81वां संशोधन, इस सब के माध्यम से किए गए। और फिर एक अनुच्छेद 335 में संविधान का संशोधन जो किया गया, 82वां संशोधन किया गया, उसमें यहां तक किया गया जो 82वां संशोधन है जो अनुच्छेद 335 के तहत है कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के में कोई एग्जाम होता है तो उसमें जो नंबर है उसमें भी रिलैक्सेशन दे सकते हैं या उसका जो स्टैंडर्ड है उसको भी थोड़ा लोअर कर सकते हैं ताकि वैकेंसी भरी जा सके, ताकि लोग लिए जा सकें और समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, प्रॉपर एडुकेट जो रिप्रेजेंटेशन है उनका हो सके, यानी उनका समुचित प्रतिनिधित्व शासन में, व्यवस्था में हो सके, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। तो एक तो यह है जो मूल अधिकारों में आता है, जो सर्विसेज का जो हमारा रिजर्वेशन है वो मूल अधिकारों में आता है। दूसरा जो रिजर्वेशन है वो है नौकरियों में, उसमें लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में। सो लोकसभा में जो रिजर्वेशन है वो अनुच्छेद 330 के तहत आता है। विधानसभा में जो है रिजर्वेशन वो अनुच्छेद 332 के तहत आता है। और इस रिजर्वेशन को हर साल वो हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। यह अनुच्छेद 334 के तहत बढ़ाया जाता है, जैसे अभी बढ़ाया गया 2019 में, इसको फिर से बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए, यानी कि जो आपके एमपी हैं, एमएलए हैं, ये और 10 साल के लिए आपको लोकसभा में और विधानसभा में रिजर्वेशन एससी एसटी को मिलेगा। तो ये इस तरह से। लेकिन यहां जो दिक्कत आ रही है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो हमारी सर्विसेज में रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से यह समाज थोड़ा सा ऊपर उठा, आगे बढ़ा, थोड़ा सा सांस लेने लगा, सम्मान का जीवन जीने लगा, समानता का जीवन जीने लगा, ऐसी स्थिति में ये जो रिजर्वेशन हुआ, इस रिजर्वेशन पर इतनी बुरी तरह से आंख इन लोगों ने लगाई कि इसको खत्म करने के लिए इन्होंने तय कर लिया, लगातार। और सारे रास्ते जब देखे कि किसी तरह से खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज असेंबली में
और पार्लियामेंट में उठी भी है, और उसके डर की वजह से और वोटों के डर की वजह से, क्योंकि वोटों की राजनीति चलती है, वोटों की डर की वजह से यह रहा कि लगातार वो जो 10 साल का रिजर्वेशन है वो बढ़ता रहा, पर ये जो रिजर्वेशन है हमारा, इसको खत्म किया जाता रहा। और सही मायने में इसके खत्म करने की शुरुआत जो हुई है, वो शुरुआत 1991 से हुई है, 91-92 से हुई है, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के समय से हुई है, जिस समय इसमें इसका जो खुली अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, खुली बाजार नीति की बात की गई थी, यूं कहो प्राइवेटाइजेशन की जिस तरफ जब मुड़े हैं लगातार, उस समय से रिजर्वेशन पर जबरदस्त तरीके से कुठाराघात होने लगा, और वहीं से ये रिजर्वेशन के खत्म होने की बात हुई है लगातार धीरे धीरे, क्योंकि वो जानते हैं कि वैसे खत्म करना संभव नहीं है। हमारे समाज के जो हैं लगातार जो योग्य लोग हैं, काबिल लोग हैं, वो काबिल लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार कंपीट करते चले जा रहे हैं, यहां तक कि आईएएस के एग्जाम में कई बार हमारे बच्चों ने टॉप किया है। तो उस स्थिति में आके, और कई जगह अगर आप देखें, कई बार मध्य प्रदेश के रिजल्ट देखें जो पीसीएस वगैरह के हैं, और कई स्टेट सर्विसेज के जो रिजल्ट देखें, उनमें जनरल समाज के जो बच्चे हैं उनसे भी ज्यादा रिटन में नंबर हमारे इस समाज के हैं, एससी एसटी समाज के हैं। तो ये जो इनके अंदर घबराहट है, और वो जो उनके अंदर जो वो मनुवादी कीड़ा जो बैठा हुआ है, उसकी वजह से जो गंदगी लगातार उनके दिमाग में भरी हुई है, फैली हुई है, कि ये कल तक जो हमारे नीचे रहते थे, हमारे सामने सर नहीं उठा सकते थे, हमारे सामने चल भी नहीं सकते थे, चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे, अच्छे कपड़े पहन के नहीं चल सकते थे, जिनको हम टुकड़े देते थे, उसी पे जीवन जिनका चलता था, वो आज हमारे सामने सर उठा के चलने लगे, हम पे शासन करने लगे। ये जो एक स्थिति आई, ये जो एक अभिमान, ये एक दंभ, और ये जो दूषित जो मानसिकता है, इस सारी चीज ने उसे बर्दाश्त करना संभव, उनके लिए बर्दाश्त करना संभव नहीं हुआ। सो धीरे 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 इसके विरोध में होते चले गए, और उन्होंने ये सबसे बढ़िया तरीका समझा कि हर चीज को आप प्राइवेट कर दो, और प्राइवेट में रिजर्वेशन है नहीं। लगातार कितने सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ लोग हैं, कुछ हमारे संगठन है, विशेषकर रेलवे का संगठन है, एससी एसटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सरकारी कर्मचारियों का ऑर्गेनाइजेशन है, एससी एसटी कन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन, उसने कई बार ये आवाज उठाई है, लगातार और भी कई संगठन आवाज उठाते रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो है रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं होगा, नहीं करेंगे, क्योंकि करने के लिए कौन चाहिए? पॉलिटिकल फोर्स होनी चाहिए, वो आपके पास है नहीं। जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, वो बंधुआ मजदूर हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, वो समाज के नहीं हैं, वो उन पार्टियों के हैं, वो उन पार्टियों के गुलाम हैं, उन पार्टियों की जो वो बंधुआ मजदूर हैं, जिन पार्टियों से वो जीत कर आए हैं। उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो समाज के लिए काम करने के लिए नहीं है, तो वो नहीं इस विषय में बोलेंगे। अन्यथा होने को तो वहां भी हो सकता था। और अब जिस तरह से हर चीज को, अब इस मोदी सरकार ने तो लगभग सारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो संस्थान हैं उन सबको प्राइवेट हाथों में बेचने की सारी इसकी प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा ये जो सरकारी नौकरियां हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 साल से कोई नौकरी निकली नहीं है, कोई सर्विस निकली नहीं है। आईएएस की जो सर्विस थी उसमें भी अब वो सीधे भर्ती कर रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर जो बीजेपी है लगातार उसमें भर्ती कर रही है। पिछली गवर्नमेंट में 9 भर्ती किए, इस सरकार में उन्होंने 400 लोगों को भर्ती करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, जिसमें 25% से ज्यादा लोगों को अब तक भर्ती भी कर चुके हैं। सो रिजर्वेशन खत्म करने का उन्होंने एक तरीका यह समझाया, यह समझा कि भैया इसको पहले प्राइवेट कर दो। एक बात। दूसरी बात, रिजर्वेशन के विषय में अगर सबसे बड़ी, या रिजर्वेशन के रास्ते में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है, सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, सबसे ज्यादा अगर टांग किसी ने अड़ाई है, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है, रोक के रखा है, तो वो है इस देश की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। उस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो टांग अड़ाई है, बार बार रिजर्वेशन को खत्म किया है। किसी न किसी माध्यम से पीआईएल आती है, रिजर्वेशन के ऊपर पिटीशन पढ़ती है, सरकार कोई संवैधानिक संशोधन भी करती है रिजर्वेशन के विषय में, तो फिर उस पर कोई रिट पड़ जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जब पहले जो अनुच्छेद जो 16(4)(a) जो प्रावधान किया गया, उसके लिए संविधान में 77वां संशोधन किया गया।
फिर उसके बाद में 81वां संशोधन किया गया, फिर 82वां संशोधन उसके लिए किया गया अनुच्छेद 335 के लिए, फिर 85वां संशोधन किया गया अनुच्छेद 16(4) के लिए, 16(4)(a) के लिए। ये लगातार किया। लेकिन इस सब के बाद जब भी कोई संशोधन हुआ, कोई ना कोई रिट फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मामला स्टे करके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लगातार लटकाया रहा, और उसके बाद में जो जजमेंट आया, वो जजमेंट ने हमेशा जो संशोधन किए गए उन संशोधन को बेकार कर दिया। जैसे एक तरह से एक जो इंदिरा साहनी वाले केस के बाद में जो है संशोधन किए गए, क्योंकि इंदिरा साहनी वाले केस ने यह कह दिया कि ये रिजर्वेशन जो है मूल अधिकार वगैरह में नहीं है, इस तरह से उसमें संशोधन किया गया। तो जो संशोधन किया गया वो 77वां संशोधन था। उसके बाद में और संशोधन किए गए, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए एक केस आया 2006 में, एम नागराजन का केस आया। एम नागराजन के केस में एक और जो पहले चीफ जस्टिस रहा मिश्रा, उस मिश्रा ने उसमें एक और अड़ंगा लगा दिया, जो 2006 में 5 जजेस की बेंच का जजमेंट आया कि स्टेट जो रिजर्वेशन देना चाहे प्रमोशन में वो दे सकता है, लेकिन उससे पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि पहले ये एक कमेटी बनानी पड़ेगी, और वो कमेटी इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि इनका प्रतिनिधित्व कहां कितना है। जहां जितना कम है उसको वो भर सकती है, लेकिन उसके लिए वो कानून लाके उसको भरेगी, इससे यानी गवर्नमेंट जो उसको भरेगी, जिसका नतीजा आपने देखा। ये जो सब कुछ हुआ, इसके बाद में उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी, उन्होंने इसको लागू किया, लेकिन उन्होंने एक थोड़ी सी उसमें गड़बड़ी कर दी कि एक कमेटी नहीं बनाई और ये पता नहीं किया कि भाई कितना इसका जो रिप्रेजेंटेशन कम है कितना नहीं है। अगर वो सब पता करके किया जाता और कानून के माध्यम से किया जाता तो वो निश्चित रूप से उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सवाल नहीं उठते। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जो एक ब्राह्मण उनका एक वो था सचिव आईएएस जो था, उसके कहने से एक ऑर्डर से निकाल दिया, उसको शुरू कर दिया, और उसके बाद में एक दूसरा जो ब्राह्मण था उसी ने रिट फाइल कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और एक ने लखनऊ हाई कोर्ट में। वहां से जो होता हुआ वहां एक जगह जीत गए और एक जगह हार गए। फिर वो मसला जो है पहुंचा यहां पे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने वो लागू किया था रिजर्वेशन, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद में फिर दोबारा से उसमें पहल की गई, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने किया उस दौरान सरकार बदल गई और सरकार आई अखिलेश यादव की। और आपने देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से वो जजमेंट आया तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने किस तरह से डिमोशन किया, लोगों का लगातार डिमोशन किया, 30-40 हजार लोगों का डिमोशन किया। तो ये सारी चीजें होती रही लगातार। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे नेता बेकार हैं। अगर हमारे नेता सही होते, हमारे एमपी एमएलए सही होते, तो समाज के साथ में ये किसी हालत में होता नहीं साथियों। लेकिन समाज का दुर्भाग्य कि जो भी नेता बन के गए, एमएलए एमपी बन के गए, वो जिन पार्टियों के थे उन्हीं पार्टियों के बस केवल बंधुआ मजदूर बन के गए, उनके गुलाम बन के गए। उनके खिलाफ कभी समाज के हित में उन्होंने आवाज नहीं उठाई, जिसका नतीजा यह कि लगातार समाज के खिलाफ यह होता रहा। और सबसे बड़ी बात है, बार बार चाहे इंदिरा साहनी वाला केस हो, चाहे एम नागराजन वाला केस हो, चाहे और कोई केस रहे हो, जिस भी केस की बात देखो, जब भी देखो, तो हमेशा जो इसमें टांग अड़ाई साथियों, वो टांग अड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने है। सो मेरा मानना यह है साथियों कि क्या हम इसे इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहेगी वैसे ही हम लोग उसको बर्दाश्त करते रहेंगे सर झुका के? अभी सुप्रीम कोर्ट फिर कह रही है कि ये जो रिजर्वेशन है ये मौलिक अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत है, 16(4), 16(4)(a), 16(4)(b) के अंतर्गत है, और वो उसमें मौलिक अधिकार में आता है। हां, जो कहने की हिम्मत भी कर पा रही है उसके दो कारण हैं। नंबर एक, जो भाषा है, जो अनुच्छेद की भाषा है, वो भाषा एकदम सटीक होनी चाहिए कि ये ऐसे करना है तो ऐसे ही होगा। वो नहीं है, वो भाषा घुमा फिरा के भाषा की गई है। जैसे उसमें कहा कि राज्य अगर चाहे तो इसका मतलब यह होगा कि राज्य चाहेगा तो होगा। अगर वो चाहता है तो इसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, और राज्य अगर नहीं चाहे तब क्या होगा? जबकि होना यह चाहिए, उस अनुच्छेद की भाषा यह होनी चाहिए सीधी कि राज्य को यह करना पड़ेगा
कि वो ये जो SC ST जो समाज है, OBC समाज है, इस समाज का शासन और प्रशासन में हर पोस्ट पर, हर जगह पर, हर वर्ग में जहां भी जिस जगह पे है वहां उसका समुचित प्रतिनिधित्व है कि नहीं है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको करेगा। ये होनी चाहिए भाषा, सीधी सीधी भाषा होनी चाहिए। लेकिन भाषा ये नहीं है, भाषा घुमा फिरा के है। और दिक्कत यह है कि हमारे जो वहां बैठे हैं MLA MP, जो हमारे नेता बैठे हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी समझ है कि भाषा को देखें, वो समझें भाषा को, पढ़ें भाषा को कि इसका मतलब क्या है। अगर आप किसी की इच्छा पर छोड़ दोगे तो कौन करने वाला है आपको अधिकार, कौन देने वाला है? कोई देने वाला नहीं है साथियों। जब अपने ही उसको देने के लिए तैयार नहीं है, जब अपने ही रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरों से आप क्या उम्मीद करोगे? कैसे दे देंगे वो आपको अधिकार? तो भाषा बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और बाध्यकारी होनी चाहिए कि ये करना है। और अगर ये नहीं किया तो जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो नहीं करेगा, उसके लिए ये गंभीर दंड का परिणाम उसका होना चाहिए। भाषा ये होनी चाहिए अनुच्छेद की, कानून की भाषा ये होनी चाहिए। लेकिन ये भाषा नहीं है, इसलिए जैसी भी चाहे, जैसी मन में आ रहा है वैसे सरकार करती है। और सरकार क्यों करेगी? और आज तो बीजेपी की सरकार है जिसके सामने भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। जो सरकार कह रही है, जो सरकार चाहती है, जैसी सरकार की इच्छा है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आज की तारीख में आदेश आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो इतना जबरदस्त, इतना एक ऐसा मामला है जो प्रवासी मजदूरों का, उसको सुनने के लिए टाइम नहीं है, उसके लिए डेट लगा रहे हैं। और अर्णब गोस्वामी जैसे बेकार के व्यक्ति के लिए, जो राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही व्यक्ति है, जो देश में दंगा फैलाने की लगातार कोशिश कर रहा है, ऐसे अर्णब गोस्वामी के मुकदमे को लगातार इतनी प्रायोरिटी पे लेके सुन रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह हाल, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, अभी एक रिट पड़ी है कि जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो उसका राजपथ का और वहां पे नई संसद बनाने का जो प्रोजेक्ट है 20,000 करोड़ का, उस पर एक पिटीशन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे, मतलब उसे सुनने का उसके पास टाइम ही नहीं, इसकी ये प्रायोरिटी नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी प्रायोरिटी नहीं है इसकी। प्रायोरिटी किस बात की है? सरकार की तरफ से जो भी आएगा। अर्णब गोस्वामी जैसे देशद्रोही लोग वो अगर आते हैं, जबकि उसके खिलाफ तो कोई FIR भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसे लोग आते हैं, उनकी बात सुनने के लिए समय है, लेकिन नहीं है। और ऐसे में ही जब कोरोना का मसला चल रहा है, आंध्रा के आदिवासियों के जो 100% उनके हिसाब से जो वहां पे रिजर्वेशन की बात करी, उसको खत्म कर दिया, उसके लिए टाइम है। ऐसे में उसके लिए उनके पास समय है कि उसको खत्म कर रहे हैं, वो भी खत्म करने के लिए, देने के लिए नहीं, उस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। तो हमें यह समझना पड़ेगा साथियों कि हमारे रास्ते में सरकार तो है ही, बीजेपी RSS ये तो बाधा है ही, कांग्रेस भी हमारे रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। आप इसको भी ये मत मानना साथियों। अगर कांग्रेस चाहती तो कब का इसे पूरा कर देती, लेकिन कांग्रेस ने कभी पूरा नहीं किया और केवल टुकड़े डालने का काम कांग्रेस करती रही। और उसी का नतीजा यह है कि आज तक हमारा रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ, अन्यथा रिजर्वेशन हमारा बहुत पूरा हो गया होता। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट का 15% और शेड्यूल ट्राइब का 7.5%, ये रिजर्वेशन टोटल मिला के 22.5% होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मात्र जो रिजर्वेशन है वो मुश्किल से 11-12% रिजर्वेशन पूरा है, बाकी कोई रिजर्वेशन अभी तक पूरा नहीं है। और उस पर ये खत्म कर दिए हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। प्राइवेट कर दिया, खत्म हो गया। सरकारी नौकरी नहीं निकाल ले, खत्म हो गई। और सुप्रीम कोर्ट लगातार करी कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप समझ रहे हैं, उसको खत्म कर दिया। तो पहले तो पूरा ही नहीं हुआ, पूरा करते उसके बाद उसकी समीक्षा होती, संघर्ष वो होता, तब कोई बात आती तो समझ में आती कि हाँ इसको खत्म करने की या इस पर कोई चर्चा की जाए। लेकिन बिना चर्चा के उसको खत्म कर दिया। और जो रही सही चर्चा चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह काम है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि यह संवैधानिक अधिकार नहीं है, जबकि संवैधानिक अधिकार है और इस पर समीक्षा होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल लोग अगर इसको उठाएं तो बात सही है। क्या सुप्रीम कोर्ट चर्चा करेगी इस पर? तो आप समझ सकते हैं कि आपके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट साथियों। ये अदालत, पहले ही मैं बता चुका हूं कि यहां पर जो आज की तारीख में करीब 31, शायद उनको बढ़ाकर अब 35 कर दिया गया है, जजेस हैं, लेकिन उसमें मात्र एक
जजेस, यानी टोटल 70 साल में 4 शेड्यूल कास्ट के जज बने हैं। जस्टिस वरदराजन, जस्टिस के रामास्वामी, उसके बाद में जस्टिस जी जस्टिस बाला सुब्रमण्यम, और उसके बाद में अब जो हैं वो वहां से हैं, बॉम्बे से हैं, वहां से महाराष्ट्र से हैं। सो ये जो स्थिति है, केवल 4 जजेस 70 साल में बने हैं। इन स्थिति को आप समझें साथियों कि हमारे जजेस ही नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट का मैंने आपको बता दिया 1095 जगह हैं और मुश्किल से हमारे 23 जजेस हैं हाई कोर्ट में, और 450 के लगभग जगह खाली पड़ी हैं। क्यों खाली पड़ी हैं? आप नहीं चाहते कि भर दी जाएं? SC ST के ही, अगर आप चाहें तो SC ST के ही उसके हिसाब से ही अगर आप भर दें तो 230 के लगभग हमारे जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट में, 230। और उसमें बैकवर्ड को अगर हम जोड़ते हैं तो, क्योंकि बैकवर्ड का भी है तो बैकवर्ड को भी मिलना चाहिए, तो बैकवर्ड का अगर जोड़ देते हैं लगभग हमारे 550 जजेस होते हैं SC ST OBC के मिला के। लेकिन नहीं, इसके अलावा कोर्ट ने और क्या काम किया है आप इसको भी समझे साथियों, कि जो बच्चे समानता लाने के लिए की स्थिति थी कि बेशक रिजर्वेशन से लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर वो जनरल में कंपीट कर रहे हैं, जनरल श्रेणी के जो लोग हैं उनके बराबर अगर नंबर आ रहे हैं, उसमें अगर कंपीट कर रहे हैं तो उनको जनरल मानकर ही लिया जाएगा, उनको रिजर्वेशन की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो उससे क्या होता था, 4 6 10 बच्चे हमारे आ जाते थे और एक बच्चों में भी हौसला बढ़ता था, और धीरे धीरे ये समानता लाने की तरफ एक कदम था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग चल रहे थे। पर हुआ क्या है कि उसकी वजह से ये भी उनकी आंखों में खटकने लगा। तो कोर्ट ने भी ये कर दिया कि चाहे जनरल में भी कंपीट करे, जनरल की बराबर लेवल आए उसका, चाहे टॉप भी क्यों ना करे वो व्यक्ति, लेकिन काउंट होगा वो रिजर्वेशन में, चाहे SC ST का हो चाहे OBC का हो। और OBC की हालत तो बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी है। कम से कम SC ST को चाहे नाम के लिए सही, लेकिन उसकी जो संख्या है, उसकी जनसंख्या के अनुपात में तो रिजर्वेशन है, OBC का तो उसकी जनसंख्या के अनुपात में ही नहीं है, और उसके अलावा भी उसका रिजर्वेशन कुछ नहीं है जो किया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा। आप देखेंगे कि उनकी जनसंख्या 52% से ज्यादा है, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन कितना है, 27%। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा किसी भी हालत में। लेकिन जब जनरल समाज के लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया, सो 10% रिजर्वेशन, अब ये कितना हो गया कि 22.5% शेड्यूल ट्राइब्स का हो गया, 27% हो गया OBC का, 49.5%, और 10% ये हो गया जो जनरल का हुआ, तो कितना हो गया, 59.5% हो गया, नहीं हो गया? तो अब कैसे मान लिया? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ना कोई स्टे किया, ना इस पे कोई चर्चा की, बल्कि इसको पास कर दिया। पार्लियामेंट में भी जरा सी देर में पास हो गया। हमारे जो कुछ 1-2-4 लोग हैं जो MP हैं उनको छोड़ के, बाकी हमारे समाज के जितने भी MP हैं, किसी ने भी जो जनरल समाज के लिए 10% जो रिजर्वेशन दिया गया आर्थिक आधार पर, उसकी कोई विरोध नहीं किया, सबके सब उनके समर्थन में वोट दिया। यहां तक तो मायावती जी ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं तो जो है, अगर वो रिजर्वेशन देते हैं तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। सो ये स्थिति है, आप उसका स्वागत करें, आप उसके लिए करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट अपने समाज का हित उसे तो सुरक्षित रखना पड़ेगा। उसे कौन रखेगा? अगर आप नहीं रखेंगे, समाज के नेता नहीं रखेंगे, MLA MP जिनको बनाया गया है, जो इसीलिए गए हैं, समाज के नाम पर गए हैं, रिजर्वेशन के नाम पर गए हैं, तो आप उस रिजर्वेशन को अगर बरकरार नहीं रख पाएंगे, उस रिजर्वेशन के लिए काम नहीं करेंगे, उस समाज के लिए काम नहीं करेंगे, तो आपका वहां रहने का मतलब क्या है? आपके वहां रहने का फायदा क्या है? क्या जरूरत है आपकी? आपके बिना भी सब कुछ ऐसे चलता रहे, क्या दिक्कत है? ये स्थिति है साथियों, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। सो मेरा मानना यह है साथियों कि हर तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे रास्ते में बाधा ही बाधा है, न केवल हमारे MLA MP, हमारे नेता। आप समझते हैं, मैंने एक फिगर आपको दी है, बताया 131 MP हमारे लोकसभा में है, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी करीब 15-20 MP वहां भी हैं। OBC समाज के हर जगह हैं, MP लोकसभा में भी, राज्यसभा में अच्छी संख्या में है। इसके अलावा साथियों, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, लगभग 30 विधानसभाएं और 7 विधान परिषद हैं, उनमें मिला के तकरीबन 1100-1150 हमारे MLA और MLC हैं। कहीं नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। आपने कभी किसी को देखा है कोई इसके लिए संघर्ष करता हुआ, लड़ता हुआ देखा है?
अगर माना कभी कोई बोल भी लिया असेंबली में या पार्लियामेंट में बोल भी लिया, तो उससे क्या हुआ? क्या जमीन पे आकर संघर्ष नहीं कर सकते आप? सड़क पर आकर संघर्ष नहीं कर सकते आप? किसके लिए? कि वहां बैठने के लिए हैं आप नेता हैं, समाज के नेता हैं, आपको समाज के लिए काम करना चाहिए, करना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, समाज इन सारी चीजों को बहुत तरीके से देख रहा है, बहुत अच्छी तरह से वाच कर रहा है। समाज आंखें मूंद के नहीं बैठा, समाज उस समय के इंतजार में है जब सही समय आए, सही लीडरशिप मिले, सही टीम मिले, सही लोग आए, अच्छे लोग आए और उनके साथ में खड़ा होकर इस पूरी गंदगी को साफ कर दे। सो आप ध्यान रखना, बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। पर मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों से बेहतर यह है कि आप समाज के लिए काम करें और समाज को उसका हक दिलाने के लिए संघर्ष करें, ईमानदारी से संघर्ष करें, संसद में संघर्ष करें, विधानसभा में संघर्ष करें और सड़क पर संघर्ष करें, लोगों को जगाएं, लोगों को इकट्ठा करें और उनके हक के लिए 2400 घंटे चौकन्ने रहें, जागते रहें, लोगों को जगाते रहें। ऐसा हुआ नहीं। एक बात समाज से भी कहनी है साथियों, ये जो सब कुछ हुआ है इसमें कहीं ना कहीं हम सब भी दोषी हैं, समाज भी कहीं ना कहीं दोषी है। समाज भी जिस तरह से अंधविश्वास में जकड़ा है, समाज भी जिस तरह से डरता है, बाहर आने से डरता है, आवाज उठाने से डरता है, नेताओं के खिलाफ संघर्ष करने से डरता है, नेताओं की धज्जियां उड़ाने से डरता है, यह भी हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत की बात है साथियों। समाज भी गुनहगार है, मैं ये नहीं मानता कि समाज भी गुनहगार नहीं है। समाज को भी सही समय पर बोलना चाहिए, अच्छे लोगों को नेता बनाकर चुनकर भेजना चाहिए। समाज की जिम्मेदारी है साथियों। कहीं कोई बिक जाता है शराब पर, कहीं कोई पैसे पर, कहीं कोई किसी में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, कहीं कोई राजनीति में। साथियों, राजनीति से बढ़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं है समाज का भला करने के लिए या किसी भी तरह की तरक्की के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए। राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत है, जिसके हाथ में आने के बाद ही आप जो चाहें वो समाज के लिए कर सकेंगे। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था, बाबा साहब ने बहुत कहा था कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। हम समझे नहीं, हम इसको तरीके से समझे नहीं। दूसरा, हम बाबा साहब को नहीं समझे। बाबा साहब को अगर समझते हम तो नजारा ही कुछ और होता, नक्शा ही कुछ और होता। हमने बाबा साहब का नाम केवल अपने स्वार्थ के लिए लिया। हमने बाबा साहब का नाम, अगर हमें इलेक्शन लड़ना है तो लिया, राजनीति करनी है तो लिया, नौकरी पानी है तो लिया, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो लिया, बस सिर्फ इसके लिए हमने बाबा साहब का नाम लिया। हमने ईमानदारी से कभी बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास ही नहीं किया। अगर हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते, बाबा साहब की भावनाओं को समझते, बाबा साहब के जो हमें जो रास्ता दिखा के गए थे उस रास्ते को अगर हम पकड़ लेते, उस रास्ते पर एक एक कदम अगर हम चल रहे होते, तो हम निश्चित रूप से आज नजारा ही कुछ और होता। साथियों, अगर हम बौद्ध बन गए होते, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवन का निचोड़ अगर आप देखें, जो अंतिम समय में उन्होंने सब कुछ देखा, बताया, हमें सब कुछ समझाया, और बुद्ध और उनका धर्म किताब जो आखिरी समय में लिख के गए, और 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर के दीक्षा भूमि में ली, लाखों लोगों के बीच में वो दीक्षा ली, वो चाहते थे कि हम बौद्ध बन जाएं। अगर हम बौद्ध बन गए होते तो साथियों नजारा कुछ और होता। आज हमारी जो स्थिति है वो कहीं बेहतर होती, कहीं अच्छी स्थिति होती, हम कहीं मजबूत होते, दुनिया की सपोर्ट मिलती हमें। आज हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, दुनिया की कोई सपोर्ट नहीं है। हमारी बात उठाने वाला, कहने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं कोई नहीं है। कौन देश उठाएगा हमारी आवाज? क्या हम बुद्धिस्ट हैं? अगर हम बौद्ध बन गए होते तो कम से कम जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जो बौद्ध राज्य देश हैं, वो तो हमारी आवाज उठाते। लेकिन नहीं, आज आपने देखा, मैंने मुस्लिम समाज के मेरे जो भाई हैं उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के हमने संघर्ष किया है, और आगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक उन्हें उनका हक ईमानदारी से पूरा नहीं मिल जाएगा, तब तक उनका सम्मान, स्वाभिमान पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाएगा। तब तक हम उनके साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से कदम मिलाकर संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, ऐसे जो हमारे मुस्लिम साथी हैं, मैंने देखा है अपने समाज के लिए कितना जज्बा है उनके अंदर, कितना समर्पण है। 3 महीने तक पूरे देश में आंदोलन चलाना मजाक बात नहीं है। हजारों जगह मैं गया हूं, कितनी ही जगह, हजारों जगह आंदोलन लगातार चल रहा था, हजारों जगह आंदोलन।
जो उसके विषय में जो लगातार आंदोलन चल रहा था, जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विषय में लगातार आंदोलन चला था, कितनी ही जगह मैं गया हूं, कितनी बड़ी संख्या में लोग, कितने समर्पण के साथ, कितनी सच्ची जो उनकी इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, उसके साथ में वो लोग लगे हुए। जो समाज के, मुस्लिम समाज के जो समर्थ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, कितना सपोर्ट किया है उन्होंने। जो बाकी मतलब पूरे समाज ने इस तरह से सपोर्ट किया है। 3 महीने तक आंदोलन चलाना आसान नहीं होता। 24 घंटे आंदोलन चल रहा है। जितने हजारों लाखों लोग जो भी हैं आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था, आने जाने की, टेंट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये जो सारी चीजें की गई हैं, सुनने में आसान लगती हैं बहुत बड़ी। हम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि समाज में अभी तक ऐसा कुछ भी जज्बा अभी पैदा हुआ है कि हम 15 दिन के लिए भी आंदोलन चला सकें। साथियों, हमें हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों से सीखना चाहिए। उनसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, उनका साथ देना है पूरी ईमानदारी से। मैं बार बार कहता रहा कि उनके साथ दीजिए। साथ उन्होंने सड़क पर आकर लोगों ने नहीं दिया जिस उम्मीद से देना चाहिए, पर दिया साथ, बैठे थे, उनके प्रति समर्पण की भावना थी, उनके प्रति सम्मान की भावना थी, उनके आंदोलन के प्रति सच्ची भावना थी, पर सड़क पर आकर साथ देना चाहिए था। वो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। खैर, मैं मानता हूं कि वो आगे होगा, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हमने इन सारी चीजों को नहीं सीखा। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपने देखा अभी जो मुस्लिम समाज के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, नफरत हर दिन जो फैलाई जा रही है, अरब कंट्रीज को देखा है। जो यूएई की राजकुमारी हैं, उन्होंने कितना कठोर, कितना कड़ा जो एक स्टेटमेंट दिया है कि हम भारतीय जो लोग हैं उनका सम्मान करते हैं, भारतीय जो लोग हैं वो यहां रहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो इस देश में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, ध्यान रखें कि इस देश से उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन अगर इस देश के विषय में नफरत फैलाएंगे या मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैलाएंगे, किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो पूरा मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया का जो मुस्लिम समाज के जो देश हैं, वो मुस्लिम समाज के साथ में खड़े हैं। जब जरूरत पड़ेगी वो सारे पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। तुम जरा देखो तुम्हारे साथ में कौन खड़ा होने वाला है। एससी एसटी समाज के लोग जो हैं तुम्हारे साथ कौन खड़ा होने वाला है। ओबीसी समाज के जो लोग हैं तुम्हारे साथ कौन खड़ा होने वाला है। अगर तुम बाबा साहब को मानते, ईमानदारी से उनके बताए रास्ते पर चलते और तुम बौद्ध बन गए होते, बुद्धिस्ट बन गए होते, तो पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट देश हैं वो आपके साथ में खड़े होते और बहुत बड़ी गंदगी से आप छूट गए होते। क्या आप शायद के मन में होगा कि नहीं, अगर हम बौद्ध बन जाएंगे तो रिजर्वेशन नहीं हमारा खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म कर दिया गया। अगर आप बाबा साहब को पढ़ते, धर्मांतर क्यों, अगर ये आपने पढ़ लिया होता तो ये सारी गंदगी, ये सारी कमजोरियां आपके दिमाग से निकल जाती। तो दिक्कत ये है कि बाबा साहब को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, बाबा साहब को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बस जितना सुन लिया उसी में सारी बात करते हैं। ये चीजें हैं साथियों जिनकी जरूरत हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए मेरा कहना है कि अब न केवल हमको समझना है और हमें ईमानदार होना है अपने आप में, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर पूरी ईमानदारी से चलना है, पूरी ईमानदारी से चलना है साथियों। उसमें कहीं भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी धोखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बाबा साहब के साथ नहीं, अपने साथ, अपने समाज के साथ धोखा करोगे। हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें और कोशिश करें हम बौद्ध बने। और बेहतर यह होगा कि अगर करोड़ों की संख्या में एक साथ पूरे देश में हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लें तो नजारा ही कुछ और होगा। दुनिया में हलचल मच जाएगी। ये जो बीजेपी, एजेपी, आरएसएस, पारस, ये जितने भी हैं, ये बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाएंगे साथियों। अगर हमने ऐसा किया, हमें ये करना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी हैं, उनके पुजारी नहीं, उनके अनुयायी बने, उनके अनुयायी हैं हम, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। क्योंकि हमारा भला अगर होगा तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम बेशक उनका नाम लेते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा कोई भला होने वाला नहीं है साथियों। हमारा भला तभी होगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। यही हमारे लिए जरूरी है, यही हमारे लिए सही है, और यही हमारे लिए हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है। जो धर्म है हमारा, उस हमें अपने धर्म को निभाना है साथियों। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हमें ईमानदारी के साथ में
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलना है और अब अपने आप को संगठित करना है। हमारी चाहे, मैंने बार बार कहा है और हम ये कोशिश कर भी रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, अभी हमने टेंटेटिव एक डेट दी है 7 जून की, संडे का दिन है 7 जून, और मुझे लगता है कि अभी तो 17 मई है, पर ये 2 हफ्ते और बढ़ाएंगे तो ये मई तक, 1 जून तक तो पहुंचेगा ही ये लॉकडाउन, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, जिस तरह की ये सारी चीजें चल रही हैं। तो खैर, जब भी हो, अगर पहले खुल जाता है तो 7 जून का, नहीं तो उसके बाद जो भी डेट होगी, डेट हम निश्चित रूप से एक निर्धारित करके उस पे हम सब इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके साथियों पूरे देश में राष्ट्रव्यापी संगठन बनाएंगे। हमारे जितने भी नेता हैं, मैंने बार बार सबका नाम लिया है, चाहे वो वामन मेश्राम जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे जिग्नेश मेवानी हों, चाहे चंद्रशेखर रावण हों, चाहे जो है राजरत्न अंबेडकर जी हों, चाहे प्रकाश अंबेडकर जी हों, चाहे सुरेश माने जी हों, चाहे हमारे जो मुस्लिम समाज के जो जितने भी हमारे साथी हैं, सुलेमान साहब हैं वो हों, चाहे हमारे जो है विजय मानकर साहब हैं, मतलब जितने भी हमारे साथी हैं, जिनके नाम भी मुझे नहीं याद आ रहे हैं इस समय, आप सबको याद है, उन सबको इनविटेशन बाकायदा हम लोग अभी से भी दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं, उनको भी कहेंगे, और भी जितने भी संगठन के साथी हैं। साथियों, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। समाज के प्रति अगर हम लड़ते हैं, समाज के प्रति अगर हमारा दर्द है, तो वो निश्चित रूप से ईमानदारी से दिखना भी चाहिए, हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, उसके अनुरूप, उसके अनुसार हमारी कार्य प्रणाली होनी चाहिए। साथियों, हमें सबको बैठना पड़ेगा और मैं मानता हूं कि हालांकि फाइनल जो डेट होगी, वो डेट अब सारे साथियों से बात करने के बाद ही हम लोग उस डेट को निश्चित करेंगे। जो भी होगी सबकी सहमति से करेंगे, अकेले ना मैं करूंगा ना कोई और करेगा, लेकिन एक डेट निश्चित करेंगे और देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जन आंदोलन एक खड़ा करेंगे। उसके लिए डेट मैं समझता हूं अक्टूबर नवंबर की कोई डेट हम लोग करेंगे, सब लोग मिलकर डिसाइड करके, और सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने या जो भी बेस्ट हमारे पास ऑप्शन होगा वो करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बेवजह हमारे रास्ते में बार बार रोड़े अटका रहे हैं, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, ये तो सारी चीजें चलती हैं साथियों, लोगों को मरना भी पड़ता है, मरते भी हैं लोग, गोलियां खाते हैं, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये क्या है। और वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी भी कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर, किसी भी फैसले पर चर्चा करना कहीं भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। जो पब्लिक डोमेन में आ गया, जो जजमेंट पब्लिश हो गया, जो ओपन कोर्ट में सुना दिया गया कोर्ट द्वारा, उस जजमेंट पर चर्चा करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर व्यक्ति का अधिकार है, उसके लिए कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। साथियों, आज जो बात लोग कह रहे हैं, मैं पहले, कितने पहले ये बात कह चुका हूं कि इस देश की जो अदालत है, उस अदालत, वो अब अदालत लोगों के लिए नहीं है, वो सरकार के लिए काम करती है। वो अदालतें अब खत्म हो चुकी हैं। वो अदालतों का जनता से, लोगों से, उनके दुख दर्द से, न्याय से कोई लेना देना नहीं रहा उनका। वो सिर्फ जो सरकार चाहती है, जो सरकार की इच्छा है, जो सरकार करवाना चाहती है, वही सब कुछ वो सब कर रहे हैं। ये सब धीरे धीरे आ रहा है। अब हर चैनल पे लोग कहने लगे हैं। मैं इस बात को कितने दिनों से लगातार कह रहा हूं साथियों, कोई अदालत नहीं रही, खत्म हो गई अदालत। वैसे भी जस्टिस के रामास्वामी जी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, हमारे समाज के बहुत अच्छे, साउथ से, आंध्र प्रदेश से रहे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे उनसे संबंध रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिला, उनके चरण छूकर आशीर्वाद मुझे मिला। और मैंने देखा इतना काम करते थे कि ये जो उंगलियां हैं, जब उनसे हाथ मिलाने का मौका मिलता था या वो हाथ मिलाते थे, तो उंगलियां जो ऐसी ही रहती थी। इतना काम खुद करते थे, लिखते थे, इतनी मेहनत करी। सबसे ज्यादा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में उनके हैं, 8,500 के लगभग छोटे बड़े जजमेंट उनके हैं। और करीब जो जजमेंट दिए हैं उन्होंने समाज के हित में लगातार दिए। जो उनके जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाई उन जजमेंट्स को बदलने के लिए। यह हालत है साथियों, आप समझ लीजिए। आप 6 साल वो सुप्रीम कोर्ट में रहे, जितने बाकी जजेस काम करते थे उनका 3 गुना काम अकेले जस्टिस के रामास्वामी जी करते थे। और जिस दिन उनका रिटायरमेंट था, सबसे बढ़िया फेयरवेल उनको दी गई ऐसे जज से। और जिस दिन रिटायर हुए उस दिन भी एक जजमेंट डिलीवर करके गए ऐसे जज। उनका कहना था कि हमारे समाज के लोगों को जितना भी हो सके कोर्ट जाने से बचना चाहिए।
जस्टिस के रामास्वामी जी का कहना कि कोर्ट जाने से बचना चाहिए, उनका जीवन का अनुभव है, तभी उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट जाने से बचना चाहिए। हमें जितने भी मैटर अपने सेटल करने चाहिए वो हमें जो पॉलिटिकल एंड है उसी पर हमें खत्म करने चाहिए, हमें उसी पर निपटाने चाहिए, वहीं उनका जो है हमें फैसला करना चाहिए। वहां हो सकते हैं क्योंकि वोटों के दबाव में वहां ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट में आपका कोई दबाव नहीं है। कोर्ट आपको कहीं भी जो मर्जी है वो करे, वो कर भी रही है। इसीलिए वो कह रही है कि जो मौलिक अधिकार, ये जो रिजर्वेशन है नहीं है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो हमारा मोर्चा अब न केवल बीजेपी सरकार के खिलाफ रहेगा, आरएसएस के खिलाफ रहेगा, बल्कि हमारा मोर्चा अब इस देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी रहेगा। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद पूरी रणनीति बनाएंगे, पूरे देश में दौरा करके, जगह जगह जाके, समाज से बात करके, लोगों से बात करके, लोगों को इकट्ठा करके, संगठित करके एक जबरदस्त जन आंदोलन हम लोग इसे करेंगे। और बिल्कुल सीधी भाषा रहेगी साथियों हमारी। और मानवर साहब काशीराम जी की जो भाषा है मैं उसी में कहूंगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो चाहे कोई भी हो, हमें इसी फार्मूले को रखना है। चाहे 100% रिजर्वेशन करना पड़े, इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं, पर जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी देगी। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, जाति के नाम पे कहते हैं कि जाति के नाम पे रिजर्वेशन नहीं होगा। अरे अगर तुम में दम है तो जातियां खत्म करो ना, जातियां खत्म हो जाएंगे, अपने आप रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम जातियां खत्म नहीं करोगे, क्योंकि जातियों से तो तुम्हारी रोजी रोटी चलती है ना, जातियों से तो तुम्हारा अहंकार तुष्ट होता है ना, जातियों से ही तो तुम जितना भी जो तुम्हारी दुकानें हैं उस जातियों के आधार पर तो चल रही हैं, जातियों के आधार पर ही तो तुम्हारा भाग्य, भगवान या अंधविश्वास फैला हुआ है, इसलिए तुम खत्म नहीं करना चाहते। इसलिए साथियों अब हमारी दिक्कत है ये, हमें समझना पड़ेगा, हमें खत्म करना पड़ेगा, हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आपको अगर कोई क्वेरी करनी हो मुझे फोन कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से फोन के जवाब दूंगा साथियों, कोशिश करूंगा। और आप जिस तरह से भी हो कोशिश करें कि लोगों को संगठित करें, जहां जहां भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही आऊंगा तब करेंगे या और साथी जाएंगे, नहीं। ये आज से समझ लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए कि संघर्ष हमें करना है और संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा। ये लड़ाई आर पार की होगी साथियों, चाहे जो भी हो जाए। हम अगर इसमें खत्म हो जाए इस बात की परवाह नहीं है हमें, लेकिन समाज के लिए वो कर जाएंगे, वो मिसाल पैदा करके जाएंगे, समाज को वो रास्ता दिखा के जाएंगे, वो आधार बनाकर जाएंगे जिस पर समाज अपने पैरों पर ईमानदारी से खड़ा हो सके, सम्मान के साथ में खड़ा हो सके। वो सब चीज हम करके जाएंगे साथियों। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। और एक चीज जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। आप जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को, जिसको बुद्ध जयंती भी कहते हैं। यानी कि भगवान बुद्ध को उसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म भी हुआ, उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ उसी दिन, और उसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। भगवान बुद्ध के अलावा दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है जिसके जीवन में ये घटनाएं घटी हों। एक ही दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन, उसी दिन जन्म हुआ और कुछ समय बाद उसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर अंत में जो महापरिनिर्वाण हुआ भगवान बुद्ध का, तो वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। तो 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा के साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने घरों पर दिए जलाकर बुद्ध पूर्णिमा मनाएं, भगवान बुद्ध की जयंती मनाएं, भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरी धूमधाम के साथ। धूमधाम में ये नहीं है साथियों पटाखे छोड़ो या कुछ करो, नहीं, ये कुछ नहीं करना, कोई पटाखे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन दिए जलाने हैं साथियों, उजाला करना है। क्योंकि इसी के लिए तो भगवान बुद्ध ने भी कहा ना, अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने ज्ञान का प्रकाश स्वयं बनो। वही भगवान बुद्ध। आप जानते हैं दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जो भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध ने जितने वैज्ञानिक तरीके से धर्म को समझाया, दूसरा कोई और हुआ नहीं।
और हमारे लिए इतने सौभाग्य की बात कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2,500 साल बाद जो दूसरा बौद्ध युग शुरू हुआ, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया, जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन में भगवान बुद्ध भी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी हैं, और भगवान बुद्ध की जो बुद्ध जयंती है 7 तारीख को हमें पूरी सम्मान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मनानी है, और अपने घरों पर दिए जलाकर, दीप जलाकर हमें यह बुद्ध पूर्णिमा मनानी है। साथियों, जानते हैं बहुत सी चीजें हैं, लोग कहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने यूं कहते हैं लोग बाग कि आप गुस्सा मत करो, लोगों को लालची नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग बाग। कोई ये नहीं बताता हाँ ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर हम इससे छुटकारा भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई जो विपश्यना है, वो मार्ग है, विपश्यना वो मार्ग है जिस पर चलकर स्वयं भगवान बुद्ध बुद्ध हुए और वही ज्ञान जीवन भर दुनिया को दिया, विपश्यना का ज्ञान। तो उस विपश्यना के रास्ते पर चलते हुए भगवान बुद्ध न केवल स्वयं बुद्ध हुए, जीवन भर लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को यह ज्ञान दिया, और आज की तारीख में करोड़ों लोग उनके इस ज्ञान को प्राप्त करके उसके रास्ते पर चलकर बुद्ध हुए, दुखों से मुक्त हुए। पता कितने प्यारे ढंग से भगवान बुद्ध ने अधर्म के विषय में बताया है। एक बुजुर्ग महिला, उन्होंने कहा कि भगवान हमें तो धर्म बहुत सरल शब्दों में समझा दीजिए, हमें तो ये बातें जो हैं धर्म की बड़ी बड़ी गूढ़ बातें समझ में नहीं आती। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म की बात तो सरल शब्दों में ही होनी चाहिए, क्योंकि धर्म अगर धारण करेंगे तभी धर्म है, और धारण करने के लिए वो समझ में आना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में समझाया। उस माँ को कहा, उस बुजुर्ग महिला को कहा कि धर्म है, मैं समझाता हूं आपको बहुत सीधे सरल शब्दों में। भगवान बुद्ध ने कहा सब पापस्य अकरणन, सब पापस्य अकरणन कुशलस्य उपसंपदा। पाली में है ये, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी वो पाली ही भाषा थी। सब पापस्य अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परयोदपनन एस बुद्धानुशासनन। यानी कि सब पापस्य अकरणन, सभी पापों, पाप कर्मों को करना बंद करो, जितने भी पाप कर्म है सबको बंद करो। कुशलस्य उपसंपदा, और जो अच्छे कर्म हैं उनकी संपदा को जोड़ो, यानी अच्छे कर्म करो, जब भी करो, जितने भी करो, अच्छे ही कर्म करो, बुरे कर्म करो ही मत, पाप कर्म करो ही मत। सह चित्त परयोदपनन, और मन को नितांत निर्मल करो, जो मन है, क्योंकि यही मन ही सब चीजों की उत्पत्ति का स्रोत है, जड़ है ये। तो मन को नितांत निर्मल करो, यही धर्म है, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बुद्ध का शासन है। इस तरह से बहुत सीधे शब्दों में भगवान बुद्ध ने धर्म को समझाया। तो साथियों, उन्हीं भगवान बुद्ध का 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती है, हम सबको मनानी है। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, हो सकता है कोई ये कहे कि मैं भगवान बुद्ध को नहीं मानता, तो आप भगवान बुद्ध को नहीं मानते ना, तो फिर आप बाबा साहब को भी नहीं मानते। क्योंकि अगर आप बाबा साहब को मानेंगे तो भगवान बुद्ध को निश्चित रूप से मानेंगे, आप रह ही नहीं सकते बुद्ध को माने बिना। और बुद्ध का रास्ता ही वो रास्ता है जो तमाम दुखों से मुक्ति दिला सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बुद्ध का रास्ता ही वो रास्ता है कि इस दुनिया की तमाम गंदगी को साफ कर सकता है। अफसोस सरकारें इस पे चलती नहीं हैं, लोग चलते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और जिस झूठ और दलदल में फंसे हैं उसी को सब कुछ समझते हैं, उसी पे चलते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ध्यान से लगातार अब तक इतने साथियों ने सुना है, शेयर किया है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी साथियों को इतनी देर तक जुड़ रहे, और उम्मीद करता हूं कि आप या तो अब भी लाइव किया, नहीं तो आगे आप इसको शेयर करेंगे,
जितने भी साथियों को ग्रुप में, जो भी आपके दोस्त हैं, सबको शेयर करेंगे, बताएंगे, क्योंकि अधिक लोगों तक बात पहुंचे, तभी इस बात का महत्व है साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।